Good morning, my dear students. So now I am going to start a new unit, fifth unit, the last unit. फोर्थ यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है, एयर कंडीशनिंग। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं आपके वन बाय वन कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, और साइक्रोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, वो क्लियर कर चुका हूँ मैं आपके। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मैंने असेसमेंट शीट में दिए थे वो भी आपके क्लियर हो चुके हैं, आई होप। और जितने भी साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस होते हैं वो भी सारे कवर हो चुके हैं और सारे डिस्कस हो चुके हैं। कूलिंग टावर, एयर वॉशर, और जो आपके सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर, और डिज़ाइन ऑफ टिपिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। और जितने भी आपके गेनर्स होते हैं, हीट सोर्सेज फॉर ए समर कूलिंग एंड विंटर कूलिंग डिज़ाइन में जो कंसीडर किए जाते हैं, वो सारे फैक्टर मैं कंसीडर कर चुका हूँ। तो फोर्थ यूनिट जो आपकी एयर कंडीशनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी फिफ्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है बची हुई है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस फिफ्थ यूनिट में आपका न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है। तो बेसिकली ये है क्या कि जो आपने एयर कंडीशनिंग जो पढ़ी है ना, और रेफ्रिजरेशन जो पढ़ा है, पहली यूनिट में रेफ्रिजरेशन था, है ना, और सेकेंड यूनिट में वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन जो सेकेंड और थर्ड यूनिट थी। तो इसमें है क्या कि एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन है एयर कंडीशनिंग, मतलब आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो आपने पढ़ी है उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज, है ना, और ये डीप फ्रीजर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर्स होते हैं, और आइस प्लांट होते हैं, वाटर कूलर्स होते हैं, और ये जो एयर कंडीशनिंग जो थिएटर में बड़े बड़े एरिया में जो यूज़ की जाती है। तो बेसिकली क्या है कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन के बारे में बेस्ड है ये यूनिट, आपकी फिफ्थ यूनिट। तो ये फिफ्थ यूनिट जो है प्योरली जो है वो आपकी थ्योरी बेस है, और इससे हर साल जो है वो क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मैं वन बाय वन जो है वी विल डिस्कस वन बाय वन द टॉपिक। तो मैं शुरू कर रहा हूँ फूड प्रिजर्वेशन से। तो इस यूनिट का सिलेबस आपके पास होगा ही, आई होप। ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। और ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी मैं लेक्चर लोड करता हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप डेली सुने और अच्छी तरह से पढ़ें। और हर दिन जो है आप नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आपकी यूनिट जो है बड़ी आसानी से एक दो हफ्ते में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके ये 15 नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। यूनिट में जो पहला चीज़ यूज़ किया गया है कि फूड प्रिजर्वेशन, फिर कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजर्स, आइस प्लांट, वाटर कूलर से होते हुए हम पूरी यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन, ये आपने सुना भी होगा कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है ना, आप जानते भी होंगे कि फूड को हम प्रिजर्व करें। तो फूड को हम जब हम खाना बनाते हैं अपने घर में, तो जितने भी हमारे घर में फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना जो है वो ज़्यादा बन जाता है, तो हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। ये आप डेली बेसिस में करते भी हैं, तो वही फूड प्रिजर्वेशन है। अब इसको समझ करके आपको लिखना है कि फूड प्रिजर्वेशन may be defined as the state in which the food may be retained over a period of time without being contaminated by pathogenic organisms or chemicals and without losing its color, texture, flavor and nutrition value। इसका मतलब क्या है कि फूड को आपको इस तरह से प्रिजर्व करना है, इस तरह से उसका रक्षण करना है, संरक्षण करना है कि जो है वो, मान लीजिए आपने 8 घंटे या 10 घंटे या 15 घंटे उसको फ्रीजर में रखा, तो वो किसी प्रकार से कॉन्टिमिनेशन ना हो, उसी किसी प्रकार की उसमें गंदगी ना हो, ना आए, किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म उसमें
जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो वो पैदा ना हो, और उसका कलर भी चेंज ना हो, उसका स्वाद भी चेंज ना हो, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो क्षमता जो है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसकी कैलोरी मतलब भाई हमारे जो भी फूड होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो हमें फूड इस तरह से प्रिजर्व करना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जो हमारा खाना है, अगर हम 8 घंटे 10 घंटे के बाद उसको हम फिर से खाते हैं तो उसका वही स्वाद हो, वही टेक्सचर हो, वही कलर हो, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी हो जितना कुकिंग करने के बाद जस्ट तुरंत खाने के बाद हमको मिला। तो हम कहेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन इज 100% करेक्ट। तो फूड प्रिजर्वेशन करने की जो विधि है तो वो हमारी सही है। मान लीजिए फूड हमने प्रिजर्व किया, फूड को हमने, मान लीजिए एक मेथड है फ्रिज, हमारे सभी घर में फ्रिज में हमने रखा, खाना ठंडा हुआ, उसको 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद हमारा खाने का मन हुआ, हमने उसको फिर से खाना खाया, लेकिन पता चला कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चली गई। खाना कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि खाना बने गरम गरम खाना खाने के बाद हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह से लगता है, और उसमें जो भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आसानी से हमारे बॉडी में लगते हैं, और आसानी से खाना हमारा पच भी जाता है। और सही भी बात है, गरम गरम खाना खाना भी चाहिए। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? अब जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई हैं इन दिस इरा, वो ये कहती है कि फूड प्रिजर्वेशन इज बेसिकली ए स्टेट इन विच फूड में बी रिटेन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 8 घंटे 10 घंटे 15 20 घंटे 25 30 40 50 30 घंटे, जिस समय अंतराल के लिए उसको हमने प्रिजर्व किया। तो शर्त यह है कि वो कंटेमिनेटेड ना हो। कंटेमिनेटेड का मतलब किसी प्रकार की उसमें इम्प्योरिटी ऐड ना हो, और कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो ऐसा कि जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, और इसका कलर, टेक्सचर, फ्लेवर और न्यूट्रिशन वैल्यू वैसी की वैसी ही रहें जैसा हमने उसको शुरुआत में बनाया था। अगर वो सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन वी आर डूइंग करेक्ट। तो फूड प्रिजर्वेशन may be defined as the state in which the food may be retained over a period of time without being contaminated by pathogenic organisms or chemicals and without losing its color, texture, flavor and nutrition value। तो ये आपको डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा कि व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, डिस्क्राइब्स द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन करने के क्या फ़ायदे हैं, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ये फ्रिक्वेंटली आता भी है। तो इसके नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए पहले कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि आपको खाना को, आपको जो फूड है जो आपने बनाया है, जो आपने कुक किया है, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू मेंटेन इन दैट स्टेट दैट इट शुड नॉट बी देयर कंटेमिनेशन, अशुद्धि ना आए किसी भी तरह से, विद इन द रेफ्रिजरेटर से भी ना आए और बाहर से भी ना आए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी उसमें अशुद्धि पैदा ना हो, कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका कलर, उसका टेक्सचर जो है वो समय के साथ चेंज ना हो। उस स्टेट को हम कहते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन, है ना। तो इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एडिशन ऑफ वैरायटी ऑफ द फूड्स। भाई अगर हम फूड को प्रिजर्व करना जान जाएंगे, अगर हमारी कंडीशन, अब अगर फूड प्रिजर्व करना अगर आ गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम वैरायटी ऑफ फूड जो है वो बनाएंगे और उसको हम रख देंगे समय के साथ कि चलो आज हमने ये खाया, कल ये खाएंगे, परसों ये खाएंगे, है ना। सेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज इनहेंस, जाहिर सी बात है। फूड प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे आपने उसको बनाया तो तुरंत खाना पड़ेगा, नहीं खाने का मन किया तो खराब हो जाएगा। सेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज इनहेंस्ड, फूड सप्लाई इज इंक्रीज, जाहिर सी बात है। भाई आज बना, उसको हमने फूड प्रिजर्व किया केमिकल के थ्रू या कुछ भी उसमें डाल करके हमने उसको रख लिया, और उसमें एक्सपायरी डेट लिख दी कि हाँ इतने समय के लिए फूड प्रिजर्व हो गया है, इतने समय के अंदर आप यूज़ करेंगे तो आपकी खराब नहीं होगी। तो उससे क्या हो रहा है, फूड सप्लाई जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई।
आज बनना है, पता चला कि 2 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो उससे क्या हो रहा है, फूड सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई, वेस्टेज ऑफ फूड जो वो आपका रिड्यूस हो गया, जाहिर सी बात है ख़राब नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पता चला कि अगर प्रिजर्वेशन आप नहीं सही कर पा रहे हैं या प्रिजर्वेशन की टेक्निक आपको नहीं पता है तो क्या होगा, फूड बनाया आपने, तुरंत खाना पड़ेगा, नहीं खाने के मन है तो ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो ये 6 मेथड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और उसके बाद इन 6 मेथड्स में आपको 2-2 लाइन लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 6 पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर हीट प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन, ऑयल्स एंड स्पीसीज, कैनिंग और पॉस्चराइजेशन। तो ये मेथड्स हैं आपके फूड प्रिजर्वेशन के, हीट प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन, ऑयल्स एंड स्पीसीज, कैनिंग और पॉस्चराइजेशन। अब 1 बाय 1 आप इन मेथड्स को समझ लीजिए, और उसके बाद आप इन सारे मेथड्स को 2-2 लाइन आपको लिखना है, तो ये आपका आसानी से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया है, पहला मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में हीट प्रोसेसिंग। तो हीट प्रोसेसिंग में क्या कह रहा है कि जितने भी हीट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे हम खाने को बनाते हैं, है ना, तो खाने को बनाते तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारा फूड होता है ना, उसको हम जब हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होते हैं कि उसमें जो भी एंजाइम बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। When the foods are subjected to a very high temperature over a period of time, जैसे हम खाना बनाते हैं, कुकर में सीटी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। तो मान लीजिए अगर हमारे फूड में अगर कोई अनहेल्दी बैक्टीरिया है या फिर एंजाइम है ना, तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए खाने में क्या होता है कि 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ अनहेल्दी भी होते हैं। तो हाई टेम्परेचर में हीट प्रोसेसिंग कुकिंग करने से फ़ायदा क्या है कि हमारे अनहेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। अब जैसे दही हमारा फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं होते, तो उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो हीट प्रोसेसिंग दिस इज वन ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि हमने हाई टेम्परेचर में हीट किया और खाने को हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हमने बचा लिया। ठीक है। अब अगला क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, बेसिकली डिहाइड्रेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट। भाई अगर किसी प्रोडक्ट में पानी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया बड़ी आसानी से पनप जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल से हम वाटर को, जितना अननेसेसरी वाटर ऐड किया गया उसको हम हटा देते हैं। दैट प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट। This method was used earlier for preservation of vegetables and still it is used in rural areas using heat of sun for dehydration। जहाँ पे क्या किया जाता है, सन एक्सपोजर दिया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो नेचुरल जो होती हैं वो बैक्टीरिया किलर होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे बरसात के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे कुछ हमारे घरों में सीलन भी आ जाती है, और कुछ हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बरसात के दिनों में जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सनलाइट बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन सनलाइट इज़ वन ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, है ना। तो अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तो वहाँ से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन तीसरा क्या है, केमिकल प्रिजर्वेशन, है ना।
तो उसमें क्या होते हैं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट एंड शुगर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे जो मतलब कई जगहों पर जो होते हैं साल्ट एंड शुगर आर यूज एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। द हाई प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन सम फूड्स जैसे पिकल्स विल नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रोन एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स इट्स फूड वैल्यू। जैसे विनेगर, उसको भी फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स एसिडिक कंटेंट इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉइलेज एजेंट्स, है ना। जैसे विनेगर रहता है ना, तो उसमें क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं अनहेल्दी वो जनरेट नहीं हो पाते हैं, तो दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स केमिकल प्रिजर्वेशन। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, ये केमिकल प्रिजर्वेशन जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो जाता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार से मेथड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हीट प्रोसेसिंग, दूसरा है डिहाइड्रेशन, तीसरा है केमिकल प्रिजर्वेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि साल्ट और शुगर दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, है ना। विनेगर भी यूज़ किया जाता है। चौथा क्या है, ऑयल्स एंड स्पीसीज, है ना। तो ऑयल भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अचार बनाते हैं ना हम लोग घरों में, तो देखते हैं कि उसमें जो है सरसों का तेल पूरा डुबो देते हैं, तो ऑयल क्या करता है, उसमें बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, अचार हमारा खराब नहीं होता है ना। तो ऑयल एंड स्पीसीज अलॉन्ग विथ साल्ट एंड शुगर प्रोवाइड ए मीडियम दैट रजिस्ट द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, मोर ओवर दे इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द फूड बीइंग प्रिजर्व्ड। ये हो गया ऑयल एंड स्पीसीज। अब हम बात कर रहे हैं, अगला प्रोसेस क्या है, कैनिंग। कैनिंग क्या है, कैनिंग क्या है, इन दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द फूड इज प्रिजर्व्ड इन सील्ड कंटेनर। जैसे आपने देखा होगा कि जो डब्बे वाला दूध नहीं आता है, मिल्क, कोकोनट, वो क्या कहते हैं बोतलों में जो भरा रहता है, बादाम मिल्क, ये वो, तो वही है कैनिंग। इन दिस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द फूड इज प्रिजर्व्ड इन सील्ड कंटेनर usually after the application of heat through steam under high pressure. During the process, some of the microorganisms are destroyed and rest are rendered inactive. The enzymes are also inactivated. तो इसमें क्या होता है, कैनिंग इस प्रोसेस के थ्रू जो क्या होता है कि हम फूड को इस तरह से प्रिजर्व करते हैं कि उसमें through application of heat and through steam under pressure we contained the food into a certain space, है ना। जैसे कंटेनर के अंदर हमने खाद्य पदार्थ को रख दिया, और उसके बाद लेकिन उसमें हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि जो अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और रेस्ट ऑफ देम आर इनएक्टिव, और इंजाइम्स भी होते हैं वो इनएक्टिव कर दिए जाते हैं ओवर ए फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तभी उसमें लिख दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी डेट ये है, कि उस डेट से पहले अगर आप किसी चीज़ को अगर कंज्यूम करेंगे तो उसमें जो इनएक्टिव, जो आपके अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं जो इनएक्टिव कर दिए गए हैं, तो वो एक्टिव नहीं होंगे, तो उससे पहले ही आप चीज़ों को कंज्यूम कर लीजिए। तो कैनिंग इज अनदर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फिर क्या, पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन इज यूज इन ए लार्ज स्केल टू प्रोटेक्ट मिल्क, है ना। तो पॉस्चराइजेशन मेथड जो यूज किया जाता है वो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर एंड आइसक्रीम अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो पॉस्चराइजेशन में बी ब्रॉट अबाउट बाय द होल्डिंग प्रोसेस और हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम मेथड। तो पॉस्चराइजेशन में क्या होता है कि एक होल्डिंग प्रोसेस होता है, एक हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम मेथड होता है। जैसे दूध है, दूध को हमने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमने लगातार उबाल रहे हैं, तो क्या है, पॉस्चराइजेशन। वी आर किलिंग द अनहेल्दी बैक्टीरियाज इन द मिल्क। तो होता क्या है कि जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि आपको दूध को बार बार उबालना पड़ता है, क्योंकि वो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो आसानी से पनप जाएंगे। अगर आप दूध को गर्म नहीं कराएंगे तो फिर दूध आपका फट जाता है। तो पॉस्चराइजेशन इज अनदर मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। तो हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम मेथड में क्या होता है कि मिल्क को हमने हीट किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड। तो इसमें पॉस्चराइजेशन में दो मेथड होता है, एक तो होल्डिंग प्रोसेस और एक होता है हाई टेम्परेचर
शॉर्ट टाइम मेथड, होल्डिंग प्रोसेस में क्या है कि एक मॉडरेट टेम्परेचर में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने मिल्क को हीट किया, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में क्या होता है, शॉर्ट टाइम मेथड में कि हमने मिल्क को हीट किया एट ए हाई टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पॉस्चराइजेशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फ्लेवर ऑफ मिल्क। तो ये हो गया आपका पॉस्चराइजेशन। तो ये सारे मेथड जो हैं फूड प्रिजर्वेशन के मैंने आज कवर कर लिए हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एंड व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। तो ये आज आपके लेक्चर के लिए कंप्लीट हो गया फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द कोल्ड स्टोरेज, mechanism of cold storage, how it works. So your assignment is to write down all these things in a piece of paper or your notebook and submit the assignment before time. Thanks.